हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं तो अभी ये जो टाइम है, हालांकि थोड़ा सा रहता है कि नेगेटिविटी जो रहती है वो माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती है, तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहकर पढ़ाई तो नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी ये जो टाइम है इसमें अगर थोड़ा थोड़ा सा अभी पढ़ते रहेंगे तो जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें सीधा क्रैक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो टाइम है उसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या बहुत बिल्कुल भी भाई आपको एग्जाम नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक्स बिल्कुल आपने साइड में रख दी और आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। थोड़ा बहुत पढ़ो, दिन में अगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी अगर निकाल रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी तरह की निगेटिविटी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको केवल अपनी पढ़ाई से मतलब है। तो ऐसा भी बहुत से लोग हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब हम ये समझने वाले हैं कि जो टीचिंग एग्जाम्स, केवल हम टीचिंग एग्जाम्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें किस तरीके से हम पढ़ें, चाहे वो हमारा केवीएस हो, चाहे DSSB हो, या फिर रीट हो, या फिर किसी ने अभी MP टेट जिसके अभी कुछ जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए होंगे। तो भाई ये टीचिंग एग्जाम्स हैं, तो इसमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन है और जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस ये देखो कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, कोई भी, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जैसे, और टीचिंग एप्टीट्यूड, कहीं कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ जाता है जैसे NBS वगैरह में। तो ये ध्यान रखना कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से तो प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन हो गया कि भाई ये सब में KVS में भी आएगा। मार्किंग अलग अलग होगी, भाई किसी में 20 नंबर का आएगा तो किसी में 40 का आएगा तो किसी में 30 नंबर का आएगा। इस तरीके से आता है, जैसे रीट और आपके MP टेट में 30 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि CDP बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र आपको बहुत अच्छे से करना है। ये जो टाइम मिल रहा है आपको, उसमें यहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर करो और फैक्चुअल पॉइंट्स भी याद करते चलो। क्योंकि रीट और MP टेट ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती हैं। इसके जनक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, इसने ये किसने, ये जो परिभाषा ये किसने दी। तो आपको फैक्चुअल पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो आएगा ही, हम किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन होते हैं भाई इंग्लिश। यहाँ पे भी मार्किंग अलग अलग होगी। DSSB में आपकी 20 मार्क्स की आती है, KVS वगैरह में 10 मार्क्स की आती है। उसके बाद रीट में और MP टेट में 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती है। तो रही बात बाल विकास, जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी जो है सब्जेक्ट पेडागोजी अच्छी होगी। तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, अभी ये मत सोचना कि ये बुक नहीं है तो मैं ये कैसे पढ़ूंगा वो कैसे पढ़ूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है केवल उसको अच्छे से पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना। और मोबाइल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप नेट पर देखेंगे तो आपको बुक्स तक मिल जाती है, जैसे NCERT की है, राजस्थान बोर्ड की, UP बोर्ड की है। तो यहाँ पर आप साइकोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स याद कर सकते हैं, अपने बिल्कुल जो शॉर्ट नोट्स जिन्हें हम बोलते हैं वो बना सकते हैं, ताकि एग्जाम जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन, जो भी नया नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ ये आपके एग्जाम की डेट है, तो उस टाइम पे केवल आपको रिवीजन करना रहे, ना कि ये कि आपको बिल्कुल बिल्कुल शुरू से ABCD पढ़ना रहे। आपको क्या करना रहेगा, जो आपके नोट्स बनते जाएंगे, तो जैसे कुछ कुछ की पॉइंट्स जो आप बनाते जा रहे हो, तो उनका एग्जाम से पहले आपको केवल रिवीजन करना पड़ेगा, अगर आप अभी से 2 से 3 या 4 घंटे अपने पढ़ाई को देते हो। रही बात इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, EVS, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका बाल विकास। यहाँ पर GK भी ले लेते हैं, क्योंकि GS और करंट अफेयर्स आपके DSSB में 20 नंबर का, KVS में भी पूछा ही जाता है, रीट और MP टेट में यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं, बट ये EVS के फॉर्म में जरूर पूछ सकते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स। तो देखो गाइज, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स है इनको कैसे पढ़ा जाए, भाई क्या किया जाए, क्या पूरे जो ऑलमोस्ट आप ये समझ लो 8 से 9 सब्जेक्ट रहते हैं, अगर आपने ये पढ़ लिए मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ना केवल टीचिंग एग्जाम की बल्कि किसी भी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। बस ये टीचिंग एग्जाम है तो पैटर्न पता रहता है हमें, ये नहीं कि, और एक ना अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आप अगर टीचिंग एग्जाम में ही अपना पूरा जो करियर है वो टीचिंग में ही बनाना चाहते हो तो फिर SSC छोड़ दो, रेलवे छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप भटकते रहो कि भाई ये इसका एग्जाम आ गया चलो ये भी दे देते हैं, अब SSC का आ गया ये भी दे देते हैं, फिर रीट का आ गया ये भी दे देते हैं, MP में निकल गया इसका भी फॉर्म फिल कर देते हैं, चलो इसका भी देख लेंगे। भाई ऑलमोस्ट 10% लोग ऐसे होंगे जो सब तरफ अपना बहुत अच्छा पकड़ बना सकते हैं। भाई 10-20% समझ लेते हैं, बट 80% लोग जो सक्सेस होते हैं वो एक ही लक्ष्य अगर बनाकर चलते हैं तो उन्हें सक्सेस बहुत जल्दी और बिल्कुल
सटीक दिख जाती है कि हाँ भाई मेरा एम ये है, मुझे ये करना है और मैं ये कर लूंगा। अगर आप भाई टीचिंग में ऐसा हो सकता है कि आप केवीएस, जी ट्रिपल एस बी, रीट, एमपीटेट, अदर स्टेट के टेट है उनकी प्रिपरेशन फिर भी एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन टॉपिक्स, मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स हैं भाई। अब जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूरा जीएस पढ़ना है, और उसी के साथ अगर आपने ये सोचा चलो इस बार रीट का भी दे देते हैं, तो क्या आप उतना अच्छा यहाँ कर पाओगे? या तो आप यूपीएससी से भटक जाओगे या फिर किसी टीचिंग जो रीट या एमपीटेट जिसका भी आपने फॉर्म फिल किया उससे भटक जाओगे। तो भटकना नहीं है, अपना एक एम निर्धारित करो भाई। ये सब्जेक्ट्स पढ़कर देख लो पहले, 2-2 3 दिन, अगर फॉर्म आपने फिल कर दिया तो भाई ठीक है इस बार तो दे दो, और अच्छे से बिल्कुल शिद्दत से दो अगर पढ़ रहे हो। लेकिन अगर एम डिसाइड नहीं है तो पहले एम डिसाइड करो बैठकर। ये बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप अपना फ्यूचर का जो भी लक्ष्य है वो अच्छे से सोच सकते हो कि आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, ये सब पहले डिसाइड हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं हुआ है तो पहले डिसाइड करो, फिर डिसाइड करने के बाद अगर टीचिंग एग्जाम की तरफ जाना है तो बिल्कुल सिविल सर्विसेज ये सब अब भी फिलहाल के लिए माइंड से निकाल दो। जब तक एक जॉब नहीं मिल जाती हम दूसरे की तरफ नहीं भागेंगे। मतलब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, उनका जो कंसेप्ट है वो पूरा अलग हो जाता है। आपका अगर जैसे आप डी ट्रिपल एस बी में जाओगे तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का 100 नंबर का आता है। अगर हम एकलव्य की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट का 100 नंबर आता है। सब्जेक्ट जो भी होगा, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट हो, वहां पर 100 नंबर का आता है। लेकिन क्या रीट और एमपीटेट में साइंस 100 नंबर के आ रहे हैं? तो आप रीट भी दे रहे हो, आप एकलव्य भी दे रहे हो, आप एमपीटेट भी दे रहे हो, तो क्या आप अपने सब्जेक्ट पर उतनी अच्छी पकड़ बना पाओगे? तो सबसे पहले तो ये बैठकर अच्छे से डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, आपके कौन से सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, क्या आपको खुद का सब्जेक्ट अच्छे से आता भी है या नहीं, या बस केवल हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठ गए और हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, अगर टीचिंग एग्जाम में जा रहे हो तो अपना बाल विकास बहुत अच्छा करना होगा, आपको उस पर स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी होगी कि भाई 30 में से ज्यादा नहीं तो 25 प्लस तो आ जाए। अगर 40 नंबर का आ रहा है तो 32 प्लस या 34 प्लस तो मार्क्स आ जाए। तो कम से कम इतना तो सोचकर चलना होगा आप लोगों को कि अगर मैं ये कर रही हूं या मुझे ये करना है तो मुझे मेरे सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और वो ना केवल कंसेप्ट क्लियर करने हैं बल्कि हमें फैक्चुअल चीजें भी लर्न करनी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको रटने बैठ जाओ, उसको लिखो, मल्टीपल टाइम्स लिखो, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करो। कोई एक ऑथेंटिक बुक ले लो, ये नहीं कि 17-20 बुक ले ली हमने और बस हम तो इससे पढ़ रहे हैं, हमारे फ्रेंड ने सजेस्ट कर दी, ऑफलाइन नोट्स हो गए, यहाँ के हो गए ये, और भाई हमें तो यहाँ के नोट्स मिल गए, ये बहुत अच्छी कोचिंग के नोट्स है। भाई खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, आप सबको इतना तो पता चल गया होगा क्योंकि भाई आप भी तैयारी कर रहे हो काफी टाइम से। तो अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, की पॉइंट्स बनाओ, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। उसके बाद यहाँ पर जो सीडीपी उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर पकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, आपको पीजीटी में भी हेल्प करेगा। भाई पीजीटी में कोई किसी भी स्टेट के आप पीजीटी का दोगे तो वहां पर आपका जो मेन है, जैसे 150 मार्क्स का हम एमपीटेट में ले लेते हैं, 150 मार्क्स का आता है, और लेवल 1 की बात हम कर लेते हैं पीजीटी वाले सेक्शन की, जिसे हम वर्ग 1 बोलते हैं। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है। तो अभी ये जो टाइम है इसमें आप क्या करो, अपनी जो भी थोड़ी वीकनेस है, जिस पॉइंट पर, जिस सब्जेक्ट पर, जिस टॉपिक को लेकर, उसको सुधारने की कोशिश करो। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट पता चल जाएगी, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना तो फिर से मिलेगा ना। तो उस टाइम हम रिवाइज करते रहेंगे। किससे रिवाइज करते रहेंगे? हमारे शॉर्ट नोट से जो हमने खुद ने बनाए, ना कि किसी कोचिंग से हमने जेरोक्स करवा ली और अब हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमें हमारे सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है। फिर उसके बाद हमारा एम डिसाइड होगा कि भाई हमने फॉर्म तो 3-4 फॉर्म फिल कर दिए, लेकिन क्या मुझे जिस लाइन में या जिसमें मेरी अच्छी रुचि है, क्या मैं इन सब में से किसी में कर पा रही हूँ? तो वो डिसाइड कर लो कि हाँ ठीक है यार, रीट और एमपीटेट ऑलमोस्ट सेम है, मैं इस पे अच्छे से पकड़ कर सकती हूँ, डी ट्रिपल एस भी अलग है, केवीएस थोड़ा अलग है, और इनको मैं थोड़ा सा भी साइड में रख देती हूँ। तो ये सब आपको खुद को निश्चित करना है कि आपको करना क्या है। ऐसा नहीं कि हम प्रिपरेशन डी ट्रिपल एस बी की कर रहे हैं, पढ़ रीड कर रहे हैं। भाई प्रिपरेशन, भाई माइंड सेट कर लिया कि प्रिपरेशन करनी इसकी, लेकिन हम पढ़ किसी दूसरे एग्जाम का रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आना है ना, सब्जेक्ट कंसर्न ही 100 मार्क्स का है। तो सबसे पहले निर्धारित करने के बाद उसके बाद वेटेज देखो, मार्किंग किस तरीके से है जो आपने एम डिसाइड किया है उसकी, ना कि ये कि केवीएस में 20 नंबर का है, डी ट्रिपल एस में 25 का है, रीट में 40 का है या एमपीटेट में इतने का, ये मतलब नहीं रखता। मतलब ये रखता है कि इनकी जो आपने एम डिसाइड किया है उसकी मार्किंग क्या है। आपने जैसे सपोज एमपीटेट डिसाइड करा जहां पर टीचिंग वो आपका क्या बोलते हैं पेडागोजी भी आता है, तो क्या आप इंग्लिश का यहाँ पर ग्रामर लेके बैठोगे? बिल्कुल नहीं। ये तो फूलिशनेस हो जाएगी कि अगर हम ग्रामर पढ़ने बैठ जाए एमपीटेट के लिए, जबकि हमें पता है कि एमपीटेट में ग्रामर से रिलेटेड बहुत कम है। भाई पैसेज पूछा जाता है, पैसेज के लिए हमें क्या करना रहेगा,
पैसेज के लिए हमें बुकैब अच्छी करनी होगी। तो चीजों को समझो कि मोस्ट कॉमन चीजें क्या है। मोस्ट कॉमन चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हमारा मोस्ट कॉमन है। इंग्लिश में हम बात करें तो बुकैब आती है। उसके बाद हिंदी में हम बात करें तो इंग्लिश आप थोड़ा थोड़ा ग्रामर पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है। फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख लो। अगर आप भाई DSSB की तरफ जा रहे हो तो ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस बुकैब भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप MP टेट की तरफ जा रहे हो तो 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और 15 में से 2 पैसेज आ जाते हैं, तो आपकी बुकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में आपको ग्रामर अच्छी कर लेनी चाहिए। कंप्यूटर जरूर मैं ये कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। बहुत ज्यादा वेटेज टीचिंग एग्जाम में तो कंप्यूटर का नहीं, 5 से 10 नंबर का वेटेज लेकर चलता है। हालांकि ये भी 10 से 20 नंबर लेकर चलते हैं, लेकिन 10 से 20 अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। 5 से 10 नंबर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, कुछ पॉइंट्स पढ़ते रहो, वीक में एक दिन कंप्यूटर को दे दो, ऐसा करके कुछ डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है, 20 to 40 मार्क्स का वेटेज रहता है। लेकिन अगेन आपको डिसाइड करना है, क्योंकि रीट और MP टेट में रीजनिंग नहीं आती है, KVS और DSSB में आती है। तो ये आप पहले एम डिसाइड करो, उसके बाद आपको सब्जेक्ट अपने आप पता चल जाएंगे। फिर मैथ्स आपका 20 से लेकर 40 मार्क्स का वेटेज ले लेता है, इवन 100, क्योंकि जिसका भाई सब्जेक्ट मैथ्स है तो 20 to 100 मार्क्स का वेटेज लेकर चलेगा। अगेन साइंस की बात करें तो ये भी 20 to 100 मार्क्स का वेटेज। भाई 100 किस लिए होता है? जिसका सब्जेक्ट का पेपर होता है PGT वालों के, और 20 नॉर्मल। फिर EVS की हम बात करें तो EVS अपना 20 मार्क्स का वेटेज है। EVS एक्चुअली क्या है, जीके में ही समाहित है। तो GS और GK ये ध्यान रखना, ये रीट और MP टेट में नहीं आते हैं डायरेक्टली, EVS के थ्रू आपसे कुछ कुछ पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना एम डिसाइड करो, आपको करना क्या है। उसके नंबर्स का वेटेज देखो कि भाई ये इतने नंबर का है, और ये नहीं कि आप टीचिंग एग्जाम्स में कुछ भी दे दिया, हम तो रीट की भी कर लेंगे, हम तो MP टेट की भी कर लेंगे, हम तो DSSB की कर लेंगे, KVS की कर लेंगे, NVS की कर लेंगे, एकलव्य स्कूल की कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में एक लक्ष्य बना लो, उसको डिसाइड करो कि हाँ, फिर उसका सिलेबस देखो। सिलेबस में मार्किंग भी दी रहती है कि भाई इतने इतने मार्क्स का ऐसे ऐसे आना है। टॉपिक्स दिए रहते हैं, उनको पॉइंट कर लो कि भाई हाँ, ये वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। ये जो टाइम है यहाँ पर मैं अपनी कमियों को दूर करने वाली हूँ। तो कमियों को दूर करने के लिए जो जो टॉपिक आपसे नहीं बनते उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन इतने सारे चैनल हैं, क्योंकि आप वीडियो ऑफलाइन कोचिंग तो जा नहीं सकते, तो अभी आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं घर पर बैठकर। और केवल ऑनलाइन डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है, इजीली घर पर है आपके पास जहां पर आप पढ़ रहे हो, तो उससे हेल्प लो। प्लस ऑनलाइन इतने सारे चैनल है, उनसे हेल्प ले लो कि भाई हमें किस तरीके से अपने नोट्स बनाना है, क्या करना है, ये सब। फिर उसके बाद उसको पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करो। फिर जहां पर आपको लगे कि हाँ, ये मेरा सेक्शन या पोर्शन ये मेरा अच्छा हो गया, अब मुझे जो मेरा सेक्शन स्ट्रॉन्ग था पहले से उसको रिवाइज करना है। ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं करा हो तो मैं सब कुछ ही भूल जाऊं। तो भाई भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ पर रिवीजन भी होना है, थोड़ा थोड़ा नया भी पढ़ते रहना है, कि जब कोई वैकेंसी आए या जब जो भी अभी फॉर्म फिल हुए हैं उसमें जब भी उसका नोटिफिकेशन आकर उसकी डेट अनाउंस हो, तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहे कि हमारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर जोड़ दूंगी, क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, चाहे कितने भी नंबर का पूछ लिया जाए आपसे। उसके बाद यहाँ पर जैसे 100 नंबर का आपका बाल विकास आता है DSSB में, तो ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न लेकर चलना है। सब्जेक्ट अगर जो भी आप साइंस मैथ्स आर्ट्स से है तो वो अच्छा कर लो। कम से कम दो घंटे तो अपने सब्जेक्ट को पर डे दो। 2 घंटे दोगे बहुत सफिशियंट रहेगा। फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटा अगर आपने पेडागोजी को दे दिया तो वो सही रहेगा। और बाद बाकी के 1 से 1.5 घंटा इसमें ऑल्टरनेटिव डेज में डिसाइड कर लो। आज इंग्लिश, कल हिंदी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर वीकली कर लिया। रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो रीजनिंग की कोशिश करो भाई, ज्यादा नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन रोज के लग जाए। प्रीवियस ईयर पेपर के सेट उठा लो, या जो भी अवेलेबल ऑनलाइन हो ऑफलाइन जो भी आपके पास मटेरियल उससे पढ़ने की कोशिश करो। तो उस टाइम पे मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को मोटिवेटेड फील कराते रहो, हाँ ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद पढ़ते रहो। पढ़ाई में मन लगेगा तो निगेटिविटी वैसे भी नहीं आएगी। और अपने आप को मोटिवेटेड फील कराने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। उससे क्या है, ऑनलाइन में थोड़ा मूड फ्रेश भी होता रहता है। हाँ भाई मोबाइल सामने है या जिस पर भी आप लैपटॉप कंप्यूटर पर पढ़ रहे हो, थोड़ा सा फ्रेश फील भी होता रहता है। फिर जहां वहां से लगे कि हाँ ठीक है अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो अपनी बुक्स लेकर बैठ जाओ, नोट्स बनाओ। सुबह के टाइम पे रिवीजन करो, दोपहर के टाइम पे नींद आती है तो थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स पे जोड़ दो। दबा के खाओ, दबा के सो, और बढ़िया फ्रेश फील करते हो। अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बस ये कहूंगी। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें मुझे ये बताना था कि भाई पहले डिसाइड करो कि करना क्या है। जब डिसाइड हो जाए तो उसका सिलेबस देखो, सब्जेक्ट्स, टॉपिक सब कुछ देखो, मार्किंग देखो, फिर उसके हिसाब से अपना पढ़ाई करो। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।